यार इंटरव्यू का बैच यू मस्ट बी फिलिंग योर डैफ 2 8th से ओपन हुआ था, 14th को आई थिंक इज टाइमलाइन. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम which I provide, in which there are multiple components, जिसमें DAF based questions भी हैं, जिसमें mock भी है, sessions भी हैं, बहुत सारा components है. But वो orientation थोड़ा बड़ा होगा. अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो रहे हैं सर्विस प्रेफरेंसेस से लेके कैडर प्रेफरेंसेस से लेके कितना हॉबीज लिखना है नहीं लिखना है. सो आज का ये 15 मिनट का एक ओरिएंटेशन सेशन रखता हूँ बस, जिसमें मैं सिर्फ कवर कराऊंगा जो डैफ 2 के लिए मैंडेटरी है अपना, ठीक है. बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा. तो देखो डैफ का सिग्निफिकेंस क्या है. 50% क्वेश्चन यूजुअली डैफ बेस्ड आते हैं. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं. स्पेसिफिक हो गए आपका कॉलेज, आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन, आपकी लोकेशंस एटसेट्रा. और कुछ जेनरिक क्वेश्चन आते हैं जो ओवरऑल स्टेट से रिलेटेड हो जाएंगे. ग्रेजुएशन से आप इंजीनियर हो तो सब इंजीनियर्स का कॉमन क्वेश्चन हो जाता है. उसके लिए आपकी हॉबीज कुछ कॉमन होगी, वही फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, प्लेइंग, राइटिंग डायरी एटसेट्रा, वो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं. ये जो डैफ के जनरल क्वेश्चन है ना, उनका सिग्निफिकेंस बहुत है. अगर क्वेश्चंस आते हैं व्हाई यू वांट टू बिकम आईएएस, ये प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कमांड करना ही करना है. तो उस चीज का ध्यान रखेंगे. इसीलिए वट एवर वी आर राइटिंग इन द डैफ, हमें उसकी मास्टरी करनी पड़ेगी. तभी जब हम डैफ 2 फिल कर रहे हैं उससे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या वर्ड्स हम उसमें यूज कर रहे हैं. सेकंड, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैक्सिमम वेटेज है इकोनॉमिक्स का, फिर नेशनल सोशल इश्यूज और आईआर एंड ऑल. तो ब्रॉडली मैंने आपको बता दिया कि आपका इंटरव्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा. जो हम आपको डैफ बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, जो इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है, यू विल गेट a questionnaire of some 200 to 250 to 300 questions depending upon student to student. आपको जनरल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, हॉबीज के, वर्क एक्सपीरियंस के, ऑप्शनल सब्जेक्ट के, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ लीडरशिप वाले, मिसलेनियस, ट्रिकी क्वेश्चंस एंड कंक्लूडिंग क्वेश्चंस. इन सब पे आपको 15-20 कस्टमाइज्ड क्वेश्चन मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर डैफ. कुछ टॉपर बच्चा लोग जिसने कुछ किया था, कुछ इन सर्विस ब्यूरोक्रेट्स, आई विल रिक्वेस्ट सर एंड मैम टू टेक यू. इस तरीके से आपको मिलेगा यार टोटल ओवरऑल ना. जैसे ये शुभम कुमार के क्वेश्चंस होंगे, ये अंकिता जैन के क्वेश्चंस, जो भी हमारे पुराने वाले हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते चले जाएंगे ऑप्शनल ऑन. सीधा आता हूं जो आपको डैफ फिलिंग में अभी इशू आ रहा है. एक तो मेन ये सेक्शन है जहां पे डाउट आ रहा है कि या तो बहुत सारी हॉबीज हैं, या लीडरशिप है, या फर्स्ट प्राइजेस मेडल है, या बिल्कुल नहीं है. देखो दोनों ही एक्सट्रीम एंड अपने लिए खराब है. आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा. इंटरव्यू में ध्यान रखना कि अनलेस एंड अनटिल यू ओपन योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पैनल मेंबर्स, तब तक उनको इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं पर्सनालिटी में. और नाम ही पर्सनालिटी टेस्ट है तो मार्क्स मिलेगा नहीं. तो एडिक्वेट नंबर ऑफ हॉबीज लिखनी है, एडिक्वेट नंबर ऑफ प्राइजेस मेडल्स लिखने हैं. आई विल शो यू सर्टेन एग्जांपल्स. या तो बच्चे ने बहुत ज्यादा लिख दिया या बहुत कम लिखा है. फिर आऊंगा सर्विस प्रेफरेंसेस क्या करना है, और फिर आऊंगा कि कौन सा कैडर कैसे फिल करना है. जस्ट शोइंग यू सम एग्जांपल. दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ हॉबीज. डेफ आपका ऐसा ही दिखना चाहिए. अगर बहुत क्लटर्ड लिख दोगे तब कोई पढ़ेगा नहीं, और कुछ भी नहीं लिखोगे तो उनके पास पूछने का क्वेश्चन का डायमेंशन मिलेगा नहीं. फिर वो कुछ भी पूछेंगे इस वाले पार्ट में. दिस इज एवरेज नंबर ऑफ हॉबीज. जो आपका व्यू दिखना चाहिए. नंबरिंग करना होगा हमारे को डैफ में कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट लिख रहे हो आप तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 एटसेट्रा एंड ऑल. अगर सिंगल लिख रहे हो तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है. तो इसका ध्यान रखना कि आपको नंबरिंग करना है. ये देखो अब, डू यू रियली थिंक एनी पैनल मेंबर इज गोइंग टू रीड इट? क्या लिखा है वो छोड़ेगा ही. अनलेस एंड अनटिल आपका इंटरव्यू एकदम लास्ट के डेज में पड़े, इवनिंग में पड़े, लास्ट वाला हो, पैनल मेंबर जेनरिक क्वेश्चन पूछ के बोर हो गया हो, तब भले ही वो इसको देख ले. न इसमें नंबरिंग है न कुछ और है. ऐसे डैफ से आप एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चंस पूछेगा, वेरी रेयर. सो ऐसा डैफ नहीं फिल करना है अपने को. डैफ इज नॉट अ प्लेस वेयर यू हैव टू बम्बार्ड योर अचीवमेंट्स. ऐसा नहीं है. वो इंटरेक्शन के पॉइंट्स पिक करने का एप्लीकेशन फॉर्म है. तो ये नहीं करना है. या फिर इतनी कम हॉबीज नहीं लिखनी है, तो थोड़ा तो आपको ज्यादा इसको बढ़ाना पड़ेगा इस वाले कंपोनेंट में. अगेन दिस इज पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन. लीडरशिप में आप नो लिख रहे हो, नॉट इन स्पेसिफिक, नॉट एप्लीकेबल, समथिंग लाइक दैट, वो आपको लिखना पड़ेगा. तो इस इतना सिंपल भी नहीं रखना है अपने को एंड ऑल. फिर मिक्स्ड नंबरिंग नहीं करेंगे हम इसमें कि कहीं आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, फिर आपने यहां नंबरिंग नहीं की. अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं तो पूरा नंबरिंग आपको करना पड़ेगा.
फिर करेक्ट नंबरिंग एज आई टोल्ड यू 1 1 2 3 एटसेट्रा एंड ऑल। इसमें थोड़ा सा चेंज है कि अगर आप 1 ही लिख रहे हो तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। देन करेक्ट नंबरिंग एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इस वे में चलेगा। देन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर आप डाल रहे हो वो भी ठीक नहीं है। फर्स्ट पोजीशन डिबेट कंपटीशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेकंड पोजीशन ड्रामा कंपटीशन नेशनल लेवल, यहां यूनिवर्सिटी डाला, यहां कुछ और लेवल में नहीं डाला है। वॉलंटियर्ड वर्क इन टीचिंग, टीच फॉर इंडिया ब्लॉगिंग, टीचिंग वुमेन ब्लॉग, चीफ कोऑर्डिनेटर नेशनल इकोनॉमिक फेस्टिवल, सेंट जेवियर्स कॉलेज जयपुर, एसोसिएट एडिटर। तो ये ना अननेसेसरी वर्बोज नहीं डालना है, कोशिश करेंगे टू द पॉइंट लिखने की। अगर आपको डैफ में इशू आ रहा है तो आप ऑफिस नंबर पे कॉल कर लो, आप वहां से 1-to-1 ले लो। ऑफिस वाले आपको, आप दिल्ली बेस्ड हो तो आप ऑफिस आ सकते हो। अगर आपको फिल कराना हो, 4 दिन है अपने पास, 11 12 13 और 14। तो 4 दिन में जितने मैक्सिमम बच्चे रीच आउट कर सकते हैं आप एक बार करके देख लेना। जस्ट सेंड अस द प्रीव्यू वाला पार्ट, कि प्रीव्यू वाले में मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ है एंड ऑल। जस्ट क्विक सजेशन दूंगा आपको। अभी मैं डैफ के 1-to-1 या फिर उसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। अभी मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है बस, कि वो डैफ सही से फिल हो जाए ताकि अपन प्रिपरेशन वाले फेज में चले जाएं। टू लॉन्ग डिस्क्रिप्शन चल रहा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज टू मच, उससे काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है यार अपना जोन वाइज। देखो जोन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, स्पेसिफिक स्टूडेंट के बेसिस पर बनेंगे। बहुत परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, ट्रस्ट मी। कैसे कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं देखो। ये होता कैसा है, इनसाइडर होता है कुछ और कुछ अपना आउटसाइडर होते हैं। अब हरियाणा अगर आप कैडर लगा रहे हो, अब हरियाणा के अंदर कुछ इनसाइडर होंगे, कुछ आउटसाइडर पोजीशन है। ये आपको परसेंटेज फिक्स रखना पड़ता है कि अगर आप 1 इनसाइडर ले रहे हो, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज है, सो टू मेंटेन दैट ऑल इंडिया सर्विसेज नेचर 2:1 का रेशियो रखना पड़ता है आपको। 2 आउटसाइडर होंगे तो 1 इनसाइडर। इसका मतलब अगर 1000 आईएएस ऑफिसर्स हैं, अज्यूम करते हैं इन हरियाणा, तो टू टाइम्स ऑफ इनसाइडर, मतलब 6 आपके आउटसाइडर होंगे, 3 आपके इनसाइडर होंगे। इसमें भी परसेंटेज रहता है यार, कि जो डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं, जैसे आप जाएंगे, और कुछ प्रमोटी होते हैं, सो आरआर वर्सेस प्रमोटी, उनका भी फिक्स्ड परसेंटेज रहता है। इसका मतलब अगर कोई आईएएस ऑफिसर हरियाणा से रिटायर हो रहा है, उसी के बेसिस पे वैकेंसीज आएंगी। अब वो जो रिटायर हो रहा है वो डायरेक्ट रिक्रूटी था कि प्रमोटी था कि इनसाइडर था कि आउटसाइडर था, वो वैकेंसीज क्रिएट करता है, और उसी वैकेंसीज के बेसिस पे स्टेट डिमांड करता है यूपीएससी को कि मुझे इतनी वैकेंसीज चाहिए। मैं आपको शो करता हूं कि किस तरीके की वो वैकेंसीज का फॉर्म आता है। देखो ये 3 साल का मैं आपको दिखा रहा हूं। 2019 में ये आपको ऐसा दिखेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज फॉर 2019। 22 का भी आया नहीं है। कैसे दिख रहा है आपको, जैसे एगमुट कैडर है, उसमें टोटल वैकेंसीज 13 है, इनसाइडर 4 है, आउटसाइडर 9 है। अब उसमें कैटेगरी वाइज आएंगे आपको पता है कि जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा है, वो सिर्फ सर्विस एलोकेशन में काम आता है। एक बार सर्विस एलोकेट हो गई, कैडर एलोकेशन में आपको काम नहीं आएगा। तो मतलब दोनों मर्ज होके आपको दिखाते हैं। सो एगमुट कैडर के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इनसाइडर की 0 वैकेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ, और आउटसाइडर की 7 है। इसका मतलब अगर आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी हैं, और अगर आपने एगमुट कैडर फिल किया है एज ए होम कैडर, और होम कैडर के बाद आप चाह रहे हैं कि एगमुट में ही आ जाए, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस साल में एगमुट में इनसाइडर की 0 वैकेंसी है। लेकिन अगर आपने स्कूलिंग अपनी कहीं बाहर की है, आपने ग्रेजुएशन कहीं बाहर किया है, आप 2 साल से ज्यादा कहीं बाहर रही हैं, तो आप उसको अपना होम कैडर पिक अगर चूज करेंगे, तो आप एगमुट में एज एन आउटसाइडर आ सकते हैं। इसमें एक और एंगल भी है जो मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता हूं कि वो फिल करने के क्या बेनिफिट हैं। अगर आप 1-to-1 कराएंगे, देन आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू कि वो आउटसाइडर फिल करने के और क्या बेनिफिट है। अब जब लवासना ट्रेनिंग करने जाओगे तो समझ में आएगा, बट बाकी 1-to-1 में समझाएंगे। सिमिलरली तो आपने देखा कि 2019 में एगमुट में इनसाइडर की 0 वैकेंसी है। अगर हम 2020 में जाते हैं,
2020 में भी अनरिजर्व्ड की 0 वैकेंसीज हैं, आउटसाइडर के 6 हैं। ठीक है यार, अब अगर मैं जाता हूं 2021 में, में एगमुट इनसाइडर फिर 0 है। मतलब 3 साल से एगमुट की इनसाइडर की वैकेंसीज 0 आ रही हैं फॉर जनरल कैटेगरी, बट ओबीसी की 5 आ रही हैं, आउटसाइडर ओबीसी 0 आ रहा है। बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, तब कहीं जाके हम वो सर्विस प्रेफरेंस फिल कर पाते हैं। तो और वो उस एक्सरसाइज को करने के लिए मैं जनरलाइज नहीं बता सकता हूं, इसीलिए मुझे इंडिविजुअल बच्चे के साथ बैठ के उसको सजेस्ट करना पड़ता है कि यार ये अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप मध्य प्रदेश भर रहे हो इनसाइडर, सो मध्य प्रदेश की इनसाइडर की वैकेंसी नहीं है, आप एगमुट भर रहे हो, एगमुट की इनसाइडर की वैकेंसी नहीं है, सो अगर आप यहां फिल भी कर देंगे एगमुट एज ए फर्स्ट तो मिलना नहीं है आपको, इसका मतलब वो जोन यहां से शिफ्ट होकर जो आपने सेकंड जोन फिल किया है वहां पे जाएगा। इसीलिए आपको वो 15-20 मिनट्स डैप फिल करने से पहले मेरे साथ स्पेंड करना ही पड़ेगा, ताकि मैं आपको वो बता पाऊं कि यार ये नहीं मिलेगा अपने को। सो देयर इज नो लॉजिक ऑफ फिलिंग इट। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ बच्चों को सिक्किम मिल रहा है, दे डोंट वांट इट, असम मिल रहा है, वो बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं यार उसमें, और उसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके वी कैन कम अप विद द पोजीशन कि यार महाराष्ट्र तो 18-19 की रैंक पे ही बंद हो जाता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में वो लेटर ऑन जा रहा है। सो वो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे मेरे साथ 15 to 20 मिनट्स के, देन ओनली वी कैन फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। फिर आता है यार ये सर्विसेज, ऑल्दो राइट नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि बस इस होली पीडीएफ में नाम आ जाए इज मोर देन इनफ, बट फिर भी जब फॉर्म फिल कर रहे हैं और कुछ सर्विसेज देनी है तो मैं आपको प्रायोरिटी बता दूंगा, मतलब कौन से सर्विस के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, दैट इज ये प्रीवियस ही है, इसमें आईआरएमएस नहीं है, बाकी सब है। एएस तो ऑब्वियसली बच्चा मैक्सिमम बच्चा 1 फिल करता है या फॉरेन सर्विसेज 1 फिल करता है, तो ये चेंज हो जाता है। आईपीएस यहां तक तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ इशू होगा। एक कस्टम और आईटी के रिलेटेड है, आईआरएस कस्टम और आईटी दोनों सर्विसेज अच्छा है, थोड़ा फेसलेस हो गया है तो फील्ड वर्क आईटी का कम हो गया है। कस्टम में अभी भी आपको बाहर का एक्सपोजर होगा, पोर्ट लोकेशंस में जाते हैं तो यूनिफॉर्म है एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल। अगर आपको एक ऑफिस में बैठ के काम करना अच्छा लगता है तो आईटी इज गुड। थोड़ा आपको बीच में 30 इयर्स ऑफ योर लाइफ या 35 इयर्स ऑफ योर लाइफ में अगर आपको थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा पोर्ट का काम करना है, जब आप पोस्टेड होंगे वहां पे, तो आपके लिए कस्टम्स वाला इज मच बेटर। सो ये यहां फिल हुआ। देन फिर ऑडिट एंड अकाउंट, ऑडिट एंड अकाउंट वाला फिक्स्ड है, पोस्ट फैक्टो में आपके पास रहता है, अच्छी सिटीज में आपका पोस्टिंग रहता है एंड ऑल करके। सो ऑडिट एंड अकाउंट यूजुअली बच्चा कस्टम और आईटी के बाद में वो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज फिल करता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑफिस जॉब, बहुत हेक्टिक नहीं है, अलग अलग बच्चे होते हैं, किसी में पॉलिटिकल प्रेशर नहीं सहना है, तो पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल आपका ऑडिट एंड अकाउंट में कुछ नहीं होता है। सो इफ यू हैव सम बैकग्राउंड, आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब है ये। इफ यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड एंड यू डोंट लाइक पॉलिटिकल प्रेशर्स और यहाँ वहां ट्रांसफर वाली जॉब अगर आपको नहीं चाहिए, कुछ फैमिली रीजंस हैं, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, उसके लिए ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज इज बेटर। अब मैं सीधा आपको सर्विसेज में जाऊंगा, आगे की प्रायोरिटी मैं वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, सो इंडिविजुअल में देखेंगे। सिविल अकाउंट सर्विसेज जो है नेक्स्ट, सीधा मैं आप यहां आ रहा हूं, 1 by 1 चलेंगे। अब हम सिविल अकाउंट सर्विसेज दिल्ली बेस्ड है, थ्रू आउट द लाइफ दिल्ली में रहेंगे, ठीक ठाक सी पोजीशन है आपकी सिविल अकाउंट्स में, अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक डिपार्टमेंट में रहते हैं आप, उस डिपार्टमेंट में 5-6 आईएएस ऑफिसर होंगे और सिविल अकाउंट्स का एक ग्रुप ए ऑफिसर होगा। दिल्ली बेस्ड है, अगर फ्यूचर अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं उस हिसाब से अच्छा है। बहुत हेक्टिक जॉब नहीं रहेगा आपको कि आप एज एन आईएएस या आईपीएस तो आपको 12 बजे भी जाना होगा, यहां वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपको। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट को कंसिडर किया जा रहा है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंटली कॉर्पोरेट लॉ अगर लॉ बैकग्राउंड एंड ऑल है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कॉर्पोरेट लॉ में काफी सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, लीगलिटीज एंड ऑल। फिर डिफेंस अकाउंट एंड डिफेंस एस्टेट अकाउंट, तो एज आई टोल्ड यू इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स। सो जहां भी कंटोनमेंट एरियाज एंड ऑल है वहां के मेजर पार्ट्स में एक डिफेंस अकाउंट के ऑफिसर्स रहते हैं जिनका काम होता है अकाउंट मेंटेन करना। आप अक्रॉस इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं। डिफेंस एस्टेट वाला फील्ड में है, डिफेंस वालों के पार्ट में, बट जो मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया है उसके बेसिस पे डिफेंस अकाउंट और डिफेंस में, एज यू नो कि डिफेंस में सिविलियंस एंड ऑल आप कंसिडर किए जाएंगे और जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो आर्मी ऑफिसर्स कंसिडर किए जाएंगे। आप उनको सपोर्ट करेंगे, आप उनको हेल्प करेंगे टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सो ये डिफेंस अकाउंट और डिफेंस एस्टेट का है।
India Information Services again is very very good. You will be connected to lot of पॉलिटिशियंस जिनको आप हेल्प करेंगे पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रेट अवे पॉलिसी मेकिंग एंड ऑल में. सो इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास. पोस्टल सर्विसेज में एज वी नो कि पोस्टल डिपार्टमेंट इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी, दिल्ली बेस्ड रहेगा ये भी आपका पोस्टल सर्विसेज. सो अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट या दिल्ली ही रहना चाह रहे हैं आपके लिए तो पोस्टल सर्विसेज अच्छा है. बट बिकॉज जो लॉस मेकिंग एंटिटीज होते हैं उनका नेगेटिव क्या आ जाता है कि वो उनके पास फ्रीडम नहीं होता एक्सपेंडिचर करने का. तो अगर आप कुछ नया इनोवेशन करना चाह रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया आइडिया इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं, वो आपको ऊपर से परमिशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो वो पोस्टल इंफॉर्मेशन में ये है. पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट सेम रहेगा. रेलवे प्रोटेक्शन वाला रेलवे में प्रोटेक्शन है. फिर आईआरएमएस एक नया ऐड हुआ है इस बार. बट ये जो आईआरएमएस होगा वो प्रीवियस स्ट्रक्चर का लास्ट बैच होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो आपको पता है स्पेशलाइज्ड हायर कर रहे हैं वो, उस स्पेशलाइज्ड हायरिंग का फर्स्ट बैच होगा. सो मेजर लाइमलाइट तो वही लेके जाएगा, आप प्रीवियस स्ट्रक्चर का लास्ट बैच होंगे. वैसे रेलवे सर्विसेज इज वेरी वेरी गुड. आईआरएमएस की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. जब तक ये रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह नहीं हुआ था, मतलब 6-7 years बैक, इट वॉज फिल्ड आफ्टर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज. सो 8th-9th के आसपास में उसको प्रायोरिटी दिया जा रहा था. आईआरएस हो गया. ट्रेड सर्विसेज अगेन ग्लोबलाइजेशन के लिए अच्छा है, बट वर्ल्ड में डीग्लोबलाइजेशन का थोड़ा फेस चल रहा है, तो टेम्परेरी बेसिस में ट्रेड सर्विसेज को आप या बच्चा लोग थोड़ा पीछे फिल कर रहा है. इसलिए एएफएचक्यू, फिर ये ग्रुप बी सर्विसेज एंड डिपेंडिंग अपॉन एएफएचक्यू सेम, आप दिल्ली एंड ग्रुप बी में जाना चाह रहे हैं, अच्छा काम है आर्मेड फोर्सेस हेडक्वार्टर का. फिर ये दैनिक्स एंड दैनिप्स हैं, जैसे आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एसडीएम्स होते हैं वैसे ही एसडीएम एंड डीवाईएसपी, वैसे ही दैनिक्स एंड दैनिप्स की सर्विसेज हैं जो आप पूरे इस कैडर में रहेंगे. आप एसडीएम दिल्ली में भी रह सकते हैं, आप एसडीएम अंडमान निकोबार में भी रह सकते हैं. एंड देन फाइनली पौंडीचेरी की सर्विसेज हैं. तो ये ब्रॉडली है सर्विसेज का. आप एक ड्राफ्ट फिल कर दो, आप ड्राफ्ट मुझे भेज दो. आई कैन सजेस्ट यू ऑन द इंडिविजुअल लेवल, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो कह रहे हैं सर लास्ट अटेम्प्ट है, इसके आगे नहीं देना है, तो मेन प्रायोरिटी हमारा सर्विस रखना पड़ेगा. कुछ बच्चा है जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, उसका क्या करना है. कुछ ऐसा बच्चा होगा जो कहेगा नहीं सर मुझे रैंक इंप्रूव करना होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का है, सेकंड अटेम्प्ट का है. सो बहुत स्पेसिफिक तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूं, बट अगर आप इंडिविजुअल ड्राफ्ट मेरे साथ शेयर करेंगे देन आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सजेस्ट यू कि कैसे क्या करना है. देन नेक्स्ट, ठीक है, आई थिंक ये वाला काम फिल हो गया है. बाकी रिलेटेड आपको कुछ भी होगा आप ऑफिस नंबर पे कॉल कर लो. वीडियो शायद यूट्यूब पे जाएगा तो पर्सनल नंबर नहीं शेयर कर पाऊंगा मैं, बट जितने भी हमारे आईएमपी के बच्चे होंगे उन सबके साथ मेरा पर्सनल नंबर शेयर होगा. तो आपको आगे अगर किसी क्वेश्चन फ्रेमिंग में इशू है दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन सर्विसेज और आपसे वो आंसर नहीं बन रहा है, आपको उसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, ये बनाना चाह रहा हूं. जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा. देखो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल आपका भी है, थोड़ा मेरा भी है. राइट नाउ इट्स 10:30 PM, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप मैसेज करेंगे और मैं 2 घंटे में रिप्लाई दे दूंगा. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट हाँ, सेम डे में मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी ऑडियो मैसेजेस हैं या जो इश्यूज हैं वो हम आपको रिवर्ट कर पाए. अच्छे से मेहनत करेंगे. टारगेट 195 प्लस या 200 के आसपास में करना पड़ेगा. थैंक्स बच्चा लोग, पढ़ो.